हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अभी हम 28 दिसंबर को जो आपका पेपर हुआ था उसमें जो आपके मैथ्स में क्वेश्चन पूछे गए थे उनके सॉल्यूशंस करूँगे, जितने भी मुझे क्वेश्चंस मिल चुके हैं। और बाकी जो पहले क्वेश्चन मिल गए थे उनके वीडियो मैंने ऑलरेडी 28 दिसंबर को ही वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड आपको कर दिए थे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था 10,20,305 का सही संख्यात्मक रूप कौन सा है। तो आपका ऑप्शन इसमें पहला सही हो जाएगा, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आपका 10,20,305 आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर होगी। तो जब इसे आप अवरोही क्रम में लिखोगे तो आपकी दूसरी संख्या तीसरे स्थान पर आएगी। तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 9.099। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था संख्या 276875 में आए दो 7 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। तो दोस्तों, आप इसके प्लेस वैल्यू फाइंड करोगे। तो देखिए दोस्तों, आपका 7 इधर पे है, तो जब आप पहले 7 का स्थानीय मान निकालोगे तो कितने ज़ीरो ऐड हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो पहले का ये आ जाएगा स्थानीय मान, दूसरे का आपका आ जाएगा 70। तो आप इनको सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 699,730। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था त्रिभुज के कोणों के मापों का अनुपात 3:4:8 के रूप में दिया गया है। तीनों कोणों में से सबसे छोटे कोण का माप क्या है। तो दोस्तों, रेशियो क्वेश्चन में हमने किया हुआ है, त्रिभुज के तीनों कोणों की माप कितनी होती है, 180 डिग्री। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आप कैसे करोगे, 3x, एक वेरिएबल ले लेते हैं ना, 3x + 4x + 8x इज इक्वल टू 180। तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 12 डिग्री। तो आप सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है आपकी, 3x। तो आप जब x की वैल्यू 3 के साथ पुटअप करोगे तो आपका सबसे छोटा डिग्री जो एंगल आएगा वो आएगा आपका 12 3 ज़ा 36। तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, 36 डिग्री। आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था एक ट्रेन मुंबई से 30 अप्रैल 2020 को 10:45 घंटे पर निकलती है और 2 मई 9:15 घंटे पर बोकारो पहुंचती है। ट्रेन की यात्रा का कुल समय क्या है। तो आप पूरी टाइमिंग ऐड कर लेंगे तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आपका निकलेगा 34 घंटे 30 मिनट। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कथन ए 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है, कथन बी 1 एक मिश्रित संख्या नहीं है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको ये सॉल्यूशन करना था, मान ज्ञात कीजिए। ये आपको सिंप्लीफाई करना है, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी फाइनल वैल्यू आएगी 12। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वर्ग आयत का विशिष्ट प्रकार होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर डेली आपको पेपर के एनालिसिस मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और आप दोस्तों PYQ जरूर प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज़ क्वेश्चन आपके वही पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट के PYQ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था नसीमा के पास केवल 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के हैं। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्कों की संख्या से 3 गुना है और 20 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्कों की संख्या से आधी है।
यदि उसके पास 20 रुपए के 8 सिक्के हैं तो उसने कुल कितनी राशि दी। तो दोस्तों इसे आप जब सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर आएगा दूसरा 560 रुपी। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न गुणनफलों में से किससे एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सेकंड। ये आपकी वैल्यू लिखी है 3 क्रॉस 5/15। तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 3 क्रॉस 5/15। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि बाकी सभी से आपको प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि आप देखोगे पहला, इसमें आपका माइनस आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी। प्राकृतिक संख्या मीन्स नेचुरल नंबर। बाकी सभी ऑप्शन आपके रॉन्ग है। आपका दूसरा ऑप्शन सही है, बिकॉज 5 3 3 3 1। तो आपकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आपका 11th क्वेश्चन पूछा गया था, 28 और 92 का लघुत्तम समाप्त वर्त ज्ञात कीजिए। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 644। तो बेसिकली आपको दोस्तों इसका एलसीएम फाइंड करना है, तो आप इसके फैक्टर्स निकालिएगा गुणनखंड विधि और सॉल्व करेंगे। आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बिकॉज आपका एलसीएम 644 आ जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक प्राचीन गणितीय उपकरण जिसका उपयोग स्थानीय मान और जातीय मान की अवधारणा को सिखाने के लिए किया जाता है। तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अबेकस। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसके अलावा आकलन के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रश्नों की गुणवत्ता कठिन होनी चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्न में से किसके अलावा आकलन के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रश्नों की गुणवत्ता कठिन होनी चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा विषय एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूल गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। तो आपका 14th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, अनुपात। ये आपका हिस्सा नहीं है पाठ्यक्रम का, रेशियो। तो दोस्तों जितने मुझे क्वेश्चन मिल गए थे मैथ्स के, मैंने उन सभी के आपको प्रॉपर सोल्यूशन करा दिए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे डेली के पेपर के एनालिसिस के। जो क्वेश्चन मुझे उसी दिन मिल जाते हैं मैं उनकी वीडियो उसी दिन बना देती हूँ, और जो मुझे बाद में मिलते हैं उनको मैं बाद में आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम फिर से 28 दिसंबर को जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके सॉल्यूशंस करेंगे। तो दोस्तों जो आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे या बाद में मिले, वो जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आज हम उनके सॉल्यूशंस करेंगे कि आपके और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सीडीपी में पूछे गए थे। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था, वैगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है। तो आपका इसका ऑप्शन जो करेक्ट होएगा वो होगा थर्ड। समस्या को हल करने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है। तो आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, किशोरावस्था। आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, चॉम्स्की के अनुसार भाषा प्राप्त करने की एक सहज क्षमता हमारे विशिष्ट मानव जैविक विरासत का परिणाम है जिसे कहा जाता है। तो आपका इसका ऑप्शन जो करेक्ट होएगा वो होगा सेकेंड, भाषा अधिग्रहण डिवाइस। आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर डेली होने वाले पेपर्स के एनालिसिस आपको उसी दिन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो आप देख लीजिए और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे 28 दिसंबर को, जिसके वीडियो मैंने ऑलरेडी
उसी दिन आपके लिए अपलोड कर दिए थे मेरे यूट्यूब चैनल पर, और जो क्वेश्चंस रह गए थे उन्हें मैं अभी करा रही हूँ, या जो मुझे और मिलते रहेंगे उन्हें मैं आपके लिए वीडियो बनाकर प्रोवाइड करती रहूँगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी तकनीक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? तो आपका इसका ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति ये तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो? तो आपका 5th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि? तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सामूहिक एकालाप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जीन पियाजे। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक शिक्षक को अपने छात्रों में डैश की भावना पैदा करनी चाहिए? तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जुड़ाव। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक या गहन चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है? तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वेगोत्स्की के अनुसार ZPD से तात्पर्य है? तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, माता पिता से सहयोग का लाभ। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रगतिशील डैश करती है? तो आपका 11th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विविधताओं का सम्मान। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 इसकी समझ से प्राप्त होती है? तो आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रचनावाद। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 4 साल की बच्ची सौम्या सड़क पर दौड़ती हुई फिसलकर यह कहकर रोने लगी कि सड़क ने मुझे चोट पहुंचाई। उसकी सोच पूर्व बाल्यावस्था में डैश की प्रवृत्ति से जुड़ी हो सकती है? तो आपका 13 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जीववाद। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी है? तो आपका 14th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, परिवार। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दोस्तों, मुझे ये 15 क्वेश्चन मिले हैं जो उस दिन पूछे गए थे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपको सभी शिफ्टों के एनालिसिस आपको उसी दिन प्रोवाइड करती रहूँगी, और साथ में जो क्वेश्चन मुझे बाद में मिलते रहेंगे मैं वो भी आपको डे बाय डे प्रोवाइड करते हुए चलूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, 28 दिसंबर को जो आपका पेपर हुआ था उस पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, जितने क्वेश्चन मुझे उस दिन मिल गए थे उनका वीडियो मैंने आपको 28 दिसंबर को ही प्रोवाइड कर दिया था, और जो क्वेश्चन मुझे बाद में मिले हैं उसका वीडियो मैं अब आपके लिए बना रही हूँ। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सिर पर मुकुट और पूंछ पर सिक्के, ऊपर से पूंछ तक नीले रंग की कई रंग, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन सा पक्षी है? तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मोर। ये सभी विशेषताएं मोर की होती हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी जैसी कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? तो इसका ऑप्शन आपका
तीसरा सही हो जाएगा मकड़ी, स्पाइडर। बिकॉज जो आपके अदर ऑप्शन चींटी, दीमक, वेस्प, ये सभी आपके ग्रुप में रहते हैं, लेकिन मकड़ी आपका ग्रुप में नहीं रहती है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हाथी बहुत आराम नहीं करते हैं, वे केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और टहनियों को खा सकता है। उन्हें कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है। कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा रखता है। हाथी झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है। तो दोस्तों आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सी, डी और ए। तो दोस्तों जो आपका बी ऑप्शन दिया है ये आपका गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन सी, डी, ए सही हो जाएंगे। दोस्तों हाथियों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है, जो मैंने 28 दिसंबर को सिर्फ आपको प्रोवाइड की थी, तो उससे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गीता अस्पताल जाती है और अब वह वापस अपने घर जा रही है। वह उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है और 4 मीटर चलती है। वह फिर बाईं ओर मुड़ती है और 3 मीटर चलती है और फिर से वह बाईं ओर मुड़ती है और 6 मीटर चलती है और अपने घर पहुंचती है। अस्पताल के संबंध में गीता का घर किस दिशा में है? तो आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है? तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उल्लू। दोस्तों उल्लू की और क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये भी मैंने क्वेश्चन आपको 28 दिसंबर के नाम से वीडियो पढ़ा होगा, मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा और मैंने उसमें आपको इसकी सभी विशेषताएं प्रोवाइड कर दी हैं, तो उन्हें आप याद जरूर कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन और किस तरीके से पूछा जा सकता है। उल्लू 270 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है। और दोस्तों अगर क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन घुमाता है, तब आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मैना। तो दोस्तों ज़रूर याद कर लीजिएगा, बिकॉज आने वाली शिफ्टों में ज़रूर पूछा जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है? यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं में उल्टे लटक कर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। तो आपका इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, स्लॉथ। आपका 7वां क्वेश्चन पूछा गया था डेजर्ट ओक के बारे में। डेजर्ट ओक एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें जल तक पहुंचने तक जमीन में गहराई तक जाती हैं। इन जड़ों की गहराई पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना अधिक होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों इस क्वेश्चन को और कई तरीके से भी पूछ सकते हैं, जिसमें आपको डेजर्ट ओक की 2-4 विशेषताएं बता दी जाएंगी और फिर पूछ लिया जाएगा कि कौन से कथन आपके सही हैं। तो उस तरह भी इसको याद कर लीजिएगा कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, कुछ नर मधुमक्खियाँ और कई श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? श्रमिक मधुमक्खियाँ रस की तलाश में इधर उधर उड़ती हैं। नर मधुमक्खियों के पास कोई काम नहीं होता है। श्रमिक मधुमक्खियाँ केवल मादा होती हैं। रानी मधुमक्खी अंडे देती है। तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आपके दिए गए सारे कथन ही सही हैं। आपका 9वां क्वेश्चन पूछा गया था, एक व्यक्ति नागरकोइल जाने के लिए 1/1/2015 को मडगांव में एक ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन मडगांव से 7:45 बजे रवाना हुई और अगले दिन यानी 2/1/2015 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तब ट्रेन की औसत चाल लगभग थी। तो दोस्तों एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, 54 किलोमीटर पर घंटा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है
त्योहार और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिहार। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कुओं और बावड़ियों के संबंध में कुछ कथन निम्नलिखित हैं। वे जल भंडारण और संरक्षण की एक पारंपरिक प्रणाली है। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। ये मुख्य रूप से वर्षा की कमी वाले राज्य में पाए या निर्मित होते हैं। इनमें केवल दूषित जल होता है। तो आपको सही कथन बताना है। तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए बी सी। तो आपके कथन ए बी सी सही है और डी कथन आपका गलत है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर डेली पेपर के एनालिसिस मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी PYQ अपलोड कर दिए गए हैं ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट के, तो आप ज़रूर यूट्यूब चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए बिफोर योर एग्ज़ाम। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना है? तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन EVS शिक्षण के उद्देश्यों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका 13th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, विद्यालय में शिक्षार्थियों के अनुभवों को बाहरी विश्व से जोड़ना। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सुविधा दाता। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में लगभग 6 विषयों को किया गया है। पौधों और जानवरों को जानबूझकर इस विषय परिवार और मित्र में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से सभी को इस समावेश के कारणों के रूप में उद्धृत किया जा सकता है, एक को छोड़कर वह कौन सा है? बेसिकली थीम और सब थीम का क्वेश्चन है ये आपका। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, छात्रों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और जानवरों को समझने में सक्षम बनाना। क्वेश्चन में पूछा गया था एक को छोड़कर, इसलिए आपका ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, छात्रों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और जानवरों को समझने में सक्षम बनाना। तो दोस्तों, ये 15 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। बाकी क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको उसी दिन प्रोवाइड कर दिए थे। तो दोस्तों, आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, PYQ मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, बिकॉज दोस्तों क्वेश्चन वही पूछे जा रहे हैं जो मैंने PYQ में आपको ऑलरेडी कराए हुए हैं। तो आप PYQ की प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए बिफोर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट दिस यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, 28 दिसंबर को जो आपका पेपर हुआ था उसमें जो आपके हिंदी और इंग्लिश में पेडागॉजी क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं उनका बेसिकली सॉल्यूशन करा रही हूँ। बिकॉज जो आपके गद्यांश पद्यांश और इंग्लिश में पैसेज पूछे जाते हैं वो तो आप वहीं पढ़ करके आप सॉल्यूशन दे दोगे इजीली। तो जो पेडागॉजी क्वेश्चन मुझे मिले हैं मैं उनके वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो दोस्तों, आपके इंग्लिश पेडागॉजी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, फाउंडेशनल स्टेज ऑफ स्कूलिंग एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंसिस्ट ऑफ। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 3 years ऑफ प्री स्कूल एंड क्लासेस 1 and 2। तो दोस्तों, बेसिकली आपका फाउंडेशनल स्टेज में कौन सा होता है ये आपका पूछा गया था। तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। जो आपका दोस्तों NEP 2020 का डिवीज़न वो कैसा है आपका 5+3 + 3 + 4 FPMS। फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। तो इस तरीके से डिवीज़न किया गया है।
आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू क्रेसन डैश इज अ सबकॉन्शियस प्रोसेस। तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑक्यूजिशन। आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फसाइज्ड इन द NEP 2020। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, हाउ टू लर्न। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट मीन्स। तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, दैट लैंग्वेज लर्नर्स इम्प्रूव इन अ लैंग्वेज when they are given language input that is slightly more advanced than their current level। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, a teacher keeps the students work of language use and uses it for assessing the learners achievement। what is this strategy for assessment known as। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो असेसमेंट। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 लर्निंग ऑफ इंग्लिश एम्स। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ CCE कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। CCE का फुल फॉर्म। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ रिजिडिटी। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन टू। तो आपका एट्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जनरेट ग्रामर रूल्स। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट CCE। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच प्रिंसिपल एम्फसाइजेस ऑन ग्रुपिंग एंड सीक्वेंस। तो आपका टेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडिंग। तो दोस्तों, मुझे जितने इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चंस मिल गए, मैंने उनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दिए। दोस्तों, अब आपके हिंदी पेडागोजी क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बड़े परिवार में रहने वाले श्याम का भाषा विकास एकल परिवार के राम, जिसके माता पिता दोनों नौकरी करते हैं, की तुलना में अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। यह कथन किस सिद्धांत की व्याख्या करता है। तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वेगोत्स्की के स्कैफोल्डिंग सिद्धांत की। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अपनी जटिल प्रकृति के बावजूद भाषा सहजात व्याकरणिक ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है। यह विचार किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंधित है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, नोम चॉम्स्की। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बुनियादी स्तर पर NEP 2020 डैश ध्यान केंद्रित करती है। तो आपका तीसरे का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप किन्हीं 4 बालकों में श्रवण कौशल के आकलन के उद्देश्य से कुछ क्रियाकलाप आयोजित करते हैं। श्रवण कौशल का आदर्शनीय तरीका है जिसमें बालक। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कहानी को ध्यानपूर्वक सुनकर भाव के साथ उचित प्रतिक्रिया देता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा शिक्षक के रूप में आपका प्रथम दायित्व है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बच्चे भाषा प्रयोग में रुचि लें। तो दोस्तों, मुझे हिंदी पेडागोजी के 5 क्वेश्चंस मिले और 10 क्वेश्चन मुझे इंग्लिश पेडागोजी के मिल गए थे। तो दोस्तों, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ सपोर्ट दिस यूट्यूब चैनल। आपको ऐसे ही वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे, डेली के पेपर के एनालिसिस के। तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर PYQ ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, बिकॉज क्वेश्चन आपके उसी से पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों, मुझे जैसे ही प्रश्न मिलते रहेंगे मैं उन्हें आपके लिए प्रोवाइड करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल।